नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बीएड, बीएलएड एवं डीएलएड के लिए महत्वपूर्ण एक्टिविटी माइक्रो टीचिंग के बारे में बात करूंगा। अभ्यास शिक्षण पर स्कूल में जाने से पहले प्यूपिल टीचर या छात्राध्यापक को सभी शिक्षण कौशलों पर मास्टरी हासिल करना अनिवार्य होता है, जिससे विद्यालय में परफेक्शन के साथ शिक्षण कार्य किया जा सके। आज के इस वीडियो के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया एवं कौन कौन से शिक्षण कौशल महत्वपूर्ण हैं के बारे में बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण के इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। तो सूक्ष्म शिक्षण का जो विकास था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया और 1961 या 1961 ईस्वी में एचिसन, बुश तथा एलन ने सर्वप्रथम नियंत्रित रूप में संकुचित अध्ययन अभ्यासक्रम प्रारंभ किए, जिनके अंतर्गत छात्राध्यापक 5 से 10 छात्रों को एक छोटा सा पाठ पढ़ाता था और फिर इसमें जो अन्य छात्र होते थे वो स्टूडेंट की विभिन्न भूमिकाओं को निर्वाह करते थे। बाद में धीरे धीरे इसने जो सुपरवाइज़र होता था उसकी जगह वीडियो टेप रिकॉर्डर या सीसीटीवी का स्थान ले लिया या उनका प्रयोग किया गया। और सीसीटीवी का मतलब होता था यानी कि जब 5 से 10 छात्रों को एक छात्राध्यापक पढ़ाता था तो उस समय सुपरवाइज़र अगर नहीं होते थे तो एक छात्राध्यापक उसको ऑब्ज़र्व करता था ठीक से और बाद में उसे फीडबैक दिया जाता था। और उसी के स्थान पर जब सीसीटीवी आ गया तो सीसीटीवी में वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती थीं और प्यूपिल टीचर पढ़ाने के बाद अपने आप को फिर उसमें देखता था और जो उसे अपनी गलतियां दिखती थीं उन्हें फिर से वो सुधार करने की कोशिश करता था। भारतवर्ष में 1975 या 1975 में सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रकाशन पासी तथा शाह ने किया था और इसमें एक वैज्ञानिक रूप से उन्होंने बताया था कि किस तरीके से सूक्ष्म शिक्षण कार्य किया जाता है। तो इन्हीं के शब्दों में सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है जिसमें छात्राध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि के लिए छोटे छात्र समूह को कोई एक संप्रत्यय पढ़ाता है। अर्थात इसको अगर हम इस तरीके से समझें कि एक टीचिंग स्किल या एक शिक्षण कौशल को लेकर उस पर जब तक मास्टरी हासिल ना हो जाए तब तक उसको वो काम करता रहता है और जब एक शिक्षण कौशल पर मास्टरी हासिल हो जाती है तो फिर वो दूसरे शिक्षण कौशल को लेकर अपना प्रयास स्टार्ट करता है। इसी पर एस.पी. कुलश्रेष्ठ की एक डिफिनीशन है। सूक्ष्म शिक्षण एक विकासशील प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत पाठ्यवस्तु, पाठ्यावधि तथा पाठकों को कम किया जाता है और छात्राध्यापक में क्रमशः शिक्षण कौशल का विकास भली भांति किया जाता है। तो सेम उसी तरीके से कि एक शिक्षण कौशल कंप्लीट हो जाए यानी कि उस पर हमने मास्टरी हासिल कर ली, हम उसमें पारंगत हो गए तो हमने दूसरे शिक्षण कौशल प्रारंभ किया। अब उसके बाद से सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो है प्रशिक्षण अध्यापक और दूसरा है छात्राध्यापक। तो इसमें देखिए पहला है प्रशिक्षण अध्यापक और इसमें पहला आएगा प्रस्तावना क्रम। प्रस्तावना क्रम में सूक्ष्म शिक्षण के विषय से संबंधित सैद्धांतिक और व्यवहारिक या इस तरीके से कह लें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल चीज़ें या नॉलेज उसके बारे में छात्रों को या छात्राध्यापक को दिया जाता है। सेकंड है शिक्षण कौशल का विकास। शिक्षण कौशल के विकास में इसमें शिक्षक और छात्राध्यापकों को शिक्षण कौशल के बारे में
उसके जो साइकोलॉजिकल बेस हैं या जो साइकोलॉजिकल आधार हैं वो बताए जाते हैं कि जो माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण किया जा रहा है इससे क्या फ़ायदा होगा और किस तरीके से हम अपनी टीचिंग को और बेहतर कर सकते हैं। थर्ड है आदर्श पाठ शिक्षण। इसमें शिक्षक छात्राध्यापक को आदर्श पाठ कर बताता है कि किस तरीके से इसी एक स्किल के ऊपर आप मास्टरी हासिल करेंगे। और फोर्थ है आदर्श पाठ शिक्षण आलोचना। इसमें जो आदर्श पाठ शिक्षण शिक्षक के द्वारा किया जाता है उसकी छात्राध्यापक और शिक्षक आलोचना करते हैं या उसमें हम बात फीडबैक देते हैं कि किस तरीके से इसमें कौन कौन सी चीज़ कमियां रहीं या कौन चीज़ अच्छी रही, उसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं ताकि छात्राध्यापक को पूरी तरीके से पता चल जाए कि उसको क्या करना है। तो ये सूक्ष्म शिक्षण करने के पहले की जो अध्यापक के द्वारा एक्टिविटी होती है वो है। अब हम लोग चलते हैं छात्राध्यापक क्या करेगा, तो उसी के आगे हमने इसको बनाया है। फिर इसमें है सूक्ष्म शिक्षण पाठ निर्माण। सूक्ष्म शिक्षण पाठ निर्माण या माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, अर्थात इसमें जिस स्किल के ऊपर छात्राध्यापक परफॉर्मेंस करना चाहता है उसका पहले वो लेसन प्लान बनाएगा। फिर उसके बाद है सूक्ष्म शिक्षण, फिर उस माइक्रो टीचिंग में उस लेसन प्लान को वो टीच करेगा। फिर आलोचना या फीडबैक या क्रिटिसिज्म, इसमें फिर उसने जो भी टीच किया है या जो माइक्रो टीचिंग की है उसका फिर फीडबैक दिया जाएगा और जो उसमें कमियां होंगी उसके बाद से उसको दूर करके फिर रीलेसन प्लान होगा या पुनः पाठ निर्माण होगा और फिर उसके बाद से रीटीच और फिर उसके बाद से फिर रीफीडबैक या रीक्रिटिसिज्म। तो ये पूरा एक जो प्रोसेस है वो बताया गया है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण चक्र। अब इसमें देखिए किस तरीके से है। सबसे पहले पाठ योजना या लेसन प्लानिंग, फिर उसके बाद से सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग, फिर उसके बाद से फीडबैक या आलोचना, फिर उसके बाद से आएगा री प्लान या पुनः पाठ निर्माण, फिर उसके बाद से रीटीच, फिर उसके बाद से पुनः आलोचना या रीफीडबैक और फिर उसके बाद से वही प्लान। तो इस तरीके से एक साइकिल बन जाता है माइक्रो टीचिंग के लिए और ये अलग अलग यूनिवर्सिटी या अलग अलग स्टेट के द्वारा इसकी टाइमिंग बताई गई है। हम आपको दो महत्वपूर्ण बताएंगे कि किस तरीके से उसमें टाइमिंग बताई गई है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में माइक्रो टीचिंग स्टार्ट की गई थी उसमें क्या बताया गया था। शिक्षण चरण में 5 मिनट, मूल्यांकन चरण में 10 मिनट, पुनः पाठ निर्माण चरण में 15 मिनट, पुनः शिक्षण चरण में 5 मिनट, पुनः मूल्यांकन चरण में 10 मिनट और यहाँ मूल्यांकन गलत लिख गया है, फिर कुल समय इसका हो जाएगा 45 मिनट। ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने बताया था। भारत में क्या है, भारत में NCERT, केस और इंदौर विश्वविद्यालय में जो प्रतिमान निर्धारित किया गया उसके अनुसार टीचिंग 6 मिनट, प्रतिपुष्टि या फीडबैक 6 मिनट, पुनः योजना या पुनः पाठ योजना 12 मिनट, पुनः शिक्षण 6 मिनट, पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट और टोटली हो जाता है 36 मिनट। जो हमने आपको अभी माइक्रो टीचिंग साइकिल बताई थी उसी के अनुसार ये हमारा लेसन प्लानिंग, टीचिंग, टीचिंग, फिर फीडबैक, फिर रीप्लानिंग, रीटीचिंग, रीफीडबैक और इसके अनुसार पूरा 36 मिनट हो जाता है। अब हम लोग देखें कि कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। तो बहुत से अलग अलग, किसी ने 13 बताया है, किसी ने 14 बताया है, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं जिसको कि हम विद्यालय में आपको अगर हम
इनके ऊपर ध्यान दे दें तो आपकी टीचिंग बेहतर हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हमने लिया है विन्यास प्रेरणा, सेट इंडक्शन। दूसरा पाठ प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन स्किल। थर्ड है व्यवहारिक उद्देश्य लिखना, राइटिंग बिहेवियर्स ऑब्जेक्टिव। चौथा प्रश्नों की प्रभावशीलता। इसमें आपको बताते चले हम कि विन्यास प्रेरणा, इसमें हम खाली एक ये स्किल है जिसमें कि आप क्लास में किस तरीके से इंटर करेंगे, किस तरीके से छात्रों का अभिवादन स्वीकार करेंगे और क्लास मैनेजमेंट देखेंगे, ये आपका विन्यास प्रेरणा है। पाठ प्रस्तावना में आप इंट्रोडक्शन स्किल के द्वारा या प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा छात्रों को उस पाठ से इंट्रोड्यूस करेंगे। थर्ड है व्यवहारिक उद्देश्य लिखना। जब आप लेसन प्लान बनाएंगे तो उसमें आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं या राइटिंग ऑब्जेक्टिव बिहेवियर टर्म्स, उनको आप किस तरीके से करेंगे वो इसमें आप पूरा सीखेंगे। प्रश्नों की प्रभावशीलता का मतलब है कि आप जो प्रश्न बनाएंगे या प्रश्न किस तरीके से बनाएंगे और प्रश्न पूछेंगे किस तरीके से, इसमें आपको पूरा ये चीज़ बताया जाएगा। उद्दीपन परिवर्तन, उद्दीपन परिवर्तन में आप किसी एक कंटेंट को लेकर आप अपने हाव भाव में किस तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं, जो पाठ पढ़ा रहे हैं उस किस तरीके का है उसके अनुसार आपको ये काम करना होगा। फिर उसके बाद से है व्याख्यान कौशल। व्याख्यान कौशल में कि किसी पाठ को आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो व्याख्यान देंगे किस तरीके से करेंगे, तो उसमें आपको एक पैरा लेकर या थोड़ा सा कंटेंट लेकर आपको अपना व्याख्यान देना होगा और उस पर आपको मास्टरी हासिल करनी होगी। पुनर्वलन रीइंफोर्समेंट स्किल, इसमें आपको छात्र को रीइंफोर्समेंट या पुनर्वलन देना होगा या पुरस्कार किस तरीके से आप दे सकते हैं। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है, लेकिन ये कहा जाता है कि निगेटिव रीइंफोर्समेंट अवॉइड करना है, वो हमें स्टूडेंट को नहीं देना है। फिर है श्यामपट्ट लेखन कौशल, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। ब्लैक बोर्ड पर आप किस तरीके से लिखेंगे, आप जब टीचिंग करने जाएंगे तो आपके पास ब्लैक बोर्ड होगा और आप उस ब्लैक बोर्ड को कितने अच्छे ढंग से यूज कर सकते हैं, इसके लिए आपको ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल भी सीखनी होगी। और उसमें ब्लैक बोर्ड पर बहुत बड़ा नहीं लिखना है, बहुत छोटा नहीं लिखना है, दो शब्दों के बीच की दूरी या क्या हमें मार्जिन देना है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें सीखनी है। फिर है खोजक प्रश्न या प्रोबिंग क्वेश्चंस। इसमें जब आप स्टूडेंट से प्रश्न पूछते हैं और नहीं बता पाता है और ऐसे प्रश्न जो कि आप मान के चलते हैं कि ये प्रीवियस नॉलेज बेस है, इसका आंसर ये दे सकता है और नहीं दे पा रहा है, तो फिर आपको प्रोबिंग क्वेश्चंस का सहारा लेना पड़ता है और उसको फिर आप उसी के हेल्प से उसे उत्तर निकलवाते हैं। फिर नेक्स्ट है दृष्टांत एवं उदाहरण कौशल या इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल मेथड्स स्किल। इसमें आपको जब आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसमें अगर उदाहरणों का प्रयोग करना होगा तो किस तरीके से करेंगे, ये चीज़ आपको इसमें सीखनी होगी। और लास्ट में है क्लोजर, पाठ समापन, आप पाठ को समाप्त किस तरीके से करेंगे, ये आपको सीखना है। तो इस तरीके से माइक्रो टीचिंग में आपको इन सारी स्किल्स के ऊपर मास्टरी हासिल करनी होगी और इसी के लिए आपको लेसन प्लान हर स्किल के ऊपर एक एक लेसन प्लान आपको बताया जाएगा और उसके ऊपर आपको परफॉर्मेंस करना होगा या डेमो देना होगा। और माइक्रो टीचिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेसन प्लान बनाना नहीं होता है, उस पर डेमो देना या उस पर मास्टरी हासिल करना होता है, उसकी टीचिंग करनी अनिवार्य होती है। और अगर आप एक बार में नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप रीटीच करते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें आपको हर एक स्किल को लेकर बताएंगे कि किस तरीके से जिस स्किल के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं उसका लेसन प्लान किस तरीके से बनेगा, जिसे हम लोग कहेंगे माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।